हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। विश्व इतिहास के प्रश्न पत्र में आज हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स में हमने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा कब प्रबल होती जा रही है। साथ ही वाणिज्यवादी नीतियों के कारण विभिन्न देशों में उपनिवेशों की स्थापना की जा रही थी और यूरोप में प्रत्येक देश अपनी प्रभुता को विश्व के अन्य देशों के ऊपर बढ़ाना चाहता था। इस क्रम में विभिन्न संघर्ष होते रहे और उन संघर्षों की जो चरम परिणति हुई वो विश्व युद्ध के रूप में हुई। और पहला विश्व युद्ध क्या था और उसके क्या कारण थे, इसके बारे में ही आज हम इस वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण। सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वो था उग्र राष्ट्रीयता का उदय। जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ तो इसी बात पर एकीकरण हुआ था कि जर्मन राष्ट्रीयता है और चूँकि हम एक हैं इसलिए हमारा अस्तित्व दुनिया में होना चाहिए। इटली का एकीकरण भी इसी भावना से हुआ था। जो दो नए राष्ट्र का उदय हुआ, जो लगभग 1870-71 में राष्ट्रों का उदय हुआ, इन दोनों ही राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद की जो होड़ थी उसमें बहुत देर से प्रवेश किया। लेकिन जब प्रवेश किया तो उन्होंने भी अपनी मांग रखी कि चूँकि हम भी यूरोप के सदस्य हैं इसलिए हमारा भी यह नैतिक हिस्सा बनता है कि हमारे पास भी एक साम्राज्य होना चाहिए। क्योंकि साम्राज्य पर पहले से यूरोप के अन्य देशों ने कब्जा कर रखा था, नए प्रदेश थे नहीं। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में सभी देश है वो औपनिवेशिक अधीनता में आ चुके थे। इसलिए इटली और जर्मनी को यदि अपना साम्राज्य बढ़ाना है तो उसको यूरोप के पहले के जो साम्राज्यवादी देश इंग्लैंड और फ्रांस है उनसे झगड़ा करना पड़ेगा, उनसे लड़कर लेना पड़ेगा। तो ये जो जर्मन वासी और इटली वासी की जो भावना थी, उस भावना ने जब प्रबलता धारण कर ली तो फिर ये विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। विभिन्न जातियों के द्वारा राष्ट्र की मांग। जब राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी तो छोटी छोटी जो जातियां थी, यूरोप का जो राष्ट्रवाद है वो जातिवाद है, वो जाति के आधार पर ही राष्ट्रवाद है। इंग्लिश जाति ने इंग्लैंड, फ्रेंच जाति ने फ्रांस, जर्मन जाति ने जर्मनी, इटालियन लोगों ने इटली। तो इस प्रकार से जाति के आधार पर राष्ट्र बन गए। तो कुछ जातियां ऐसी भी थी जिनका अभी तक राष्ट्र नहीं बना था, तो वो भी ये डिमांड करने लगे कि हमारा भी राष्ट्र होना चाहिए। जैसे चेक जनजाति वालों ने कहा कि हमारा एक देश होना चाहिए जिसका नाम चेकोस्लोवाकिया रखेंगे हम। सर्ब जाति ने कहा हमारा देश होना चाहिए जिसका नाम सर्बिया रखेंगे। पोल वालों ने पोलैंड की मांग की और बल्गर ने बल्गेरिया की मांग की। तो इस प्रकार से ये केवल उदाहरण दिए 4-5 जातियों के। हर एक जाति ये चाहती थी कि हमारा अलग से राष्ट्र हो और फिर राष्ट्रवादी जो आंदोलन है वो देशों के अंदर से उभरने लगे। और इसका यह परिणाम हुआ कि देश, जो बड़े देश हैं जिनके अंदर ये छोटी छोटी जातियाँ रहा करती थी, वो भी आपस में गुटों में शामिल होते गए और वो प्रथम विश्व युद्ध की दहलीज पर जाकर के रुके। फ्रांस के अंदर राष्ट्रीयता की उग्र भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि 1871 में जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, उस फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण हुआ और फ्रांस के अल्सांस और लोरेन के प्रदेश जर्मनी ने छीन लिए। इससे फ्रांस का अपमान हुआ और फ्रांस में जो नया राष्ट्रवाद हो रहा था उसमें फ्रांस के नागरिक यह मांग कर रहे थे कि हमारे पास में अल्सांस और लोरेन के प्रदेश वापस मिलने चाहिए। और जर्मनी ने चूंकि फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से हमारा अपमान किया है, इसलिए जर्मनी को हरा करके, जर्मनी को युद्ध में पराजित करके उसका बदला लिया जाना चाहिए। इसलिए फ्रांस और जर्मनी 1871 से एक दूसरे के सामने अपनी तलवारें तान करके बैठे थे। वहीं जर्मनी ने 1871 के बाद में जब उसका एकीकरण हुआ तो अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया और वह एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरा। उस समय औद्योगिक रूप से इंग्लैंड सबसे समर्थ था, इसलिए इंग्लैंड ने जर्मनी को अपने लिए एक चुनौती देने वाला देश समझा। इसलिए जर्मनी और इंग्लैंड दोनों एक दूसरे के विरोधी बनते गए।
सैनिक दृष्टि से भी जर्मनी ने अपनी सैनिक इतनी शक्ति बढ़ा ली कि अब इंग्लैंड की नौसेना को टक्कर देने लग गई, जबकि इंग्लैंड की नौसेना उस समय यूरोप की सबसे शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी। और जर्मनी ने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड से प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया और उसने यह विश्व स्तर पर बात रखी कि हमारा भी एक शासन होना चाहिए, उपनिवेश होने चाहिए। उपनिवेशों की दौड़ में देर से शामिल हुए, लेकिन अपना वाजिब हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो संघर्षरत हो गए और इसके लिए अपने अपने राष्ट्र में सभी लोग सरकार का सहयोग करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेने लगे। वो सभी लोग यही दुहाई देते थे कि हमारा राष्ट्र सबसे ऊंचा होना चाहिए, पूरी दुनिया में हमारे राष्ट्र की पताका फहरानी चाहिए। इस अंधराष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद की धारणा के कारण ही यह प्रथम विश्व युद्ध की दहलीज पर जाकर के खड़ा हुआ। और इसी उग्र राष्ट्रीयता के कारण प्रत्येक देश को यह लगने लगा कि हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक हम किसी दूसरे देश के साथ में जुड़े रहेंगे। यदि हम अकेले पड़ गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और इस त्रिगुट की भावना, गुटबाजी की जो भावना है, उस भावना का सबसे पहले परिचय जर्मनी ने दिया। शुरू में जब 1871 में एकीकरण हुआ तब बिस्मार्क ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन विलियम प्रथम, जो कि उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति चांसलर था, उसने कह दिया कि नहीं, हमको तो उपनिवेश चाहिए। और उसने सीधे तौर पर किसी भी देश के साथ में युद्ध या आक्रमण या संधि करने के बजाय गुप्त संधियों की नीति या परंपरा को शुरू कर दिया। जर्मनी यह चाहता था कि मेरा जो आगे जो प्रतिद्वंदी है वो इंग्लैंड और फ्रांस है, इसलिए उसने इंग्लैंड और फ्रांस को टक्कर देने के लिए यूरोप में अपने मित्र ढूंढने प्रयास किए और उन मित्रों में उसको इटली और ऑस्ट्रिया सबसे निकट लगे, क्योंकि इटली अभी अभी राष्ट्रवाद की दौड़ में है, साम्राज्यवादी देश बनने की आकांक्षा रखता है, और ऑस्ट्रिया जो कि इंग्लैंड और रूस से विभिन्न मुद्दों पर नाराज है। इसलिए इन तीनों के बीच में 1882 ईस्वी में एक संधि हुई जिससे एक त्रिगुट बना। इस प्रकार का ये जो तीन राष्ट्रों का संघर्ष है ये 1882 में बना और यहीं से गुटबाजी की प्रारंभ या शुरुआत हुई। इसी गुटबाजी का जवाब देने के लिए इंग्लैंड, जो कि अभी तक अपनी पृथक्करण की नीति पर चल रहा था, उस पृथक्करण की नीति को तोड़ते हुए 1902 ईस्वी में इंग्लैंड ने भी संधि कर ली और फिर 1907 आते आते यूरोप के तीन बड़े राष्ट्र इंग्लैंड, रूस और फ्रांस मिल गए और उन्होंने एक संधि की जिसको त्रिदेशीय संघर्ष कहते हैं, त्रिदेशीय संधि कहते हैं। तो एक बन गया ध्रुवी राष्ट्र जो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया का था, दूसरा बन गए मित्र राष्ट्र जो त्रिदेशीय संधि से बने, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एतांत, ये दो गुट बन गए। और इन गुटों ने ही आगे प्रथम विश्व युद्ध में अपनी भूमिकाएं निभाई। उस समय यूरोप में बाल्कन समस्या बड़ी थी। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो बिस्मार्क दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था। उसने कहा था कि दुनिया में विश्व युद्ध होगा और विश्व युद्ध होगा, मैं नहीं देखूंगा, लेकिन वो पूर्व के कारण होगा, अर्थात जो पूर्व की जो समस्या है, यूरोप का जो पूर्वी भाग है, उसी की समस्या के कारण विश्व एक बार विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा होगा, ये बिस्मार्क ने कहा था और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बाल्कन समस्या क्या थी? बाल्कन प्रदेश का नाम है और जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, जो यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये जो देश है उस समय कोई देश नहीं थे, आज देश है। लेकिन उस समय ये जो सभी देश हैं ये तुर्की के नेतृत्व में ओटोमन साम्राज्य में थे। जो ओटोमन, इसको आप ओटोनम पढ़े, ओटोनम जो साम्राज्य है, ओटोमन जो साम्राज्य है, ओटोमन साम्राज्य में ये बहुत सारे देश शामिल थे। लेकिन इन देशों में भी राष्ट्रवाद की धारणा बलवती हो रही थी और वो भी चाहते थे कि हम तुर्की के नेतृत्व को छोड़ करके अपना स्वतंत्र देश बनाएं। और इन छोटे छोटे देशों को मदद कर रहा था रूस, क्योंकि रूस चाहता था कि ये ओटोमन साम्राज्य वो टूट जाए, तुर्की का वो वर्चस्व टूट जाए। यदि तुर्की का वर्चस्व टूटेगा तभी रूस है वो हिंद महासागर की तरफ या समुद्र की तरफ बंदरगाह देख सकता है, क्योंकि तुर्की अभी उसके पूरा बीच में है। इसलिए वो चाहता था कि तुर्की का ओटोमन साम्राज्य टूटे और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि ये ओटोमन साम्राज्य टूटे। इसलिए रूस और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के विरोधी हो गए। उस समय रूस ने स्लाव आंदोलन को सहयोग दिया। स्लाव आंदोलन, स्लाव एक जाति है और
वो स्लाव जाति जो रूस में भी रहती थी, रूस के अलावा पूर्वी यूरोप के कई देशों में रहती थी, स्लाव जाति ने आंदोलन किया कि चूंकि हमारी जाति एक ही है इसलिए हमारा एक अलग से देश होना चाहिए और उस देश का नाम सर्बिया होना चाहिए। और रूस है वो इसका सहयोग कर रहा था, समर्थन कर रहा था कि वास्तव में एक सर्बिया देश होना चाहिए और वो स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए ये जो बाल्कन की जो समस्या है इसमें प्रत्येक व्यक्ति का हित था, इंग्लैंड का भी हित था, क्योंकि यदि पूर्वी यूरोप से इंग्लैंड का वर्चस्व खत्म हो जाए, इंग्लैंड चूँकि ओटोमन साम्राज्य को सहयोग कर रहा था, तो यदि वर्चस्व खत्म हो गया तो भारत तक यूरोप के दूसरे देश खास करके रूस पहुंच जाएगा। इसलिए रूस को रोकने के लिए ज़रूरी है कि ओटोमन साम्राज्य बना रहे। तो ओटोमन साम्राज्य बना रहे इसमें भी बहुत सारे देशों का हित था, और ओटोमन साम्राज्य टूट जाए इसमें भी बहुत सारे देशों का हित था। तो इस बाल्कन समस्या को, बाल्कन देशों की समस्या और इस सर्व स्लाव आंदोलन के कारण यूरोप के जो देश है, जो शक्तिशाली देश है, वो आपस में एक गुट के रूप में बंधने शुरू हो गए, अपने अपने हित के अकॉर्डिंग अपनी संधियाँ करनी शुरू हो गई, और फिर इन्हीं संधियों के माध्यम से वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़े। ऑस्ट्रिया ने 1908 में इन स्लाव राज्यों बोस्निया और हर्जेगोविना पर अधिकार कर लिया। बोस्निया ने और हर्जेगोविना पर जब ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर लिया तो रूस भी नाराज हुआ और इंग्लैंड भी नाराज हुआ। इसका यह असर हुआ कि वो देश आपस में एक गुटबाजी के रूप में इकट्ठे होने लग गए।